हेलो बायोमन परिंदों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बताइए। सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरे बच्चे कैसे हैं और उनकी जो पढ़ाई है ना कैसी चल रही है, इसको भी सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। और बच्चे, ये जो बायोलॉजी क्लास 12 जो चैप्टर 9 चल रहा था उसका ये जो भाग 5 है, ठीक है। कौन है बच्चे? भाग 5। आपने अभी तक यदि भाग 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस ना चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, उसको देख लो। ठीक है। तो चलिए आज का जो शानदार लेक्चर है ना उसको एक शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब बच्चे, जब जिंदगी में कभी बोर होना ना, अगर बोर वर्ड आने लगे ना तो समझ लेना कि सफलता ना तुमसे बहुत दूर जा रही है। ठीक है। और पढ़ाई करते समय बोर नहीं होना चाहिए। और बायोमन फैकल्टी के अंदर तुम आकर के पढ़ रहे हो, अब बोर वर्ड तुम्हारे अंदर से निकल जाए तो गलत बात। ठीक है। चलो हेडिंग बनाते हैं अपनी। क्या है? उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। हेडिंग क्या है? उत्परिवर्तन प्रजनन। सभी बच्चे हेडिंग बनाएंगे और अपनी कॉपी में सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में सभी बच्चे अब पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, उत्परिवर्तन प्रजनन का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन से क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले आपको समझा दें, जो डीएनए होता है, आपको पता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो क्या एक क्रम में जुड़े रहते हैं। और सभी का डीएनए का जो नाइट्रोजनी बेस होता है ना बच्चे, वो अलग अलग क्रम का होता है। सभी का नाइट्रोजनी बेस अलग अलग क्रम होता है। उन नाइट्रोजनी बेसिस में ना अलग अलग क्रम जुड़े रहते हैं। अगर उन्हीं क्रम, ये क्रम क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल, एडेनिन, साइटोसिन, यूरैसिल, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, है ना, ये सारे क्रम होते हैं। अब आपने पढ़ा था जब मैं वंशागति और वंशागति और क्या है वंशागति का सिद्धांत जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, वहां पे मैंने आपको बताया था कि यदि इसमें कुछ कुछ परिवर्तन हो जाता है, यदि वो अपने मन से होता है या फिर उस परिवर्तन को हम करते हैं, तो क्या होता है? वो उत्परिवर्तन होता है। क्योंकि अगर इसमें तो देखो, इतना बड़ा डीएनए है, इतने बड़े डीएनए से जो पौधा बनेगा ना वो सिर्फ ऐसा ही बनेगा। अगर हम इसमें कुछ हेर फेर कर देते हैं, इस वाली शाखा को और बढ़ा दिए, इस वाली शाखा को भी और बढ़ा दिए, तो ये पौधा ना ऐसा बन गया। ये देखो, यानी कि अगर डीएनए के, है ना, डीएनए के जो क्रम होते हैं, क्रमों में परिवर्तन करते हो तो वही होता है बच्चे उत्परिवर्तन। ठीक है। तो उत्परिवर्तन प्रजनन क्या होता है आप कैसे समझाएंगे? कि देखिए, जीन का आधार व अनुक्रम में होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या लिखेंगे? कि जीन के आधार, ठीक है, उसके बेस, आधार व अनुक्रमों में, अनुक्रमों मतलब इनका जो क्रम होता है, ठीक है, अनुक्रमों में होने वाला परिवर्तन, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लो। उत्परिवर्तन बच्चे, आपको पता होगा कि उत्परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग उसमें पढ़े थे उस चैप्टर में, ठीक है, वंशागति वाले में। ठीक है। तो देखो, अब देखो उत्परिवर्तन के द्वारा क्या होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। ठीक है। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था उसको 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 ईस्वी में उत्परिवर्तन के सिद्धांत को दिया। ठीक है बच्चे, इस चीज को आप लोग याद रखना। आगे चले, देखिए उत्परिवर्तन से क्या होता है। उत्परिवर्तन के द्वारा जीवों या पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं व नए लक्षण का विकास होता है। इस चीज को लिख लो
कि उत्परिवर्तन के द्वारा क्या होता है। देखिए, जब उत्परिवर्तन होगा तो जीवों में क्या होंगी, या तो वो भाई भिन्न बनेगा, या फिर उसमें विभिन्नताएं होंगी, या फिर नए लक्षण होगा। तो उत्परिवर्तन के द्वारा जीवों या पादपों में, ठीक है, उत्परिवर्तन के द्वारा जीवों या पादपों में नए लक्षण का विकास होता है, नए लक्षण का विकास होता है, या फिर विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। या तो वो पौधा या जीव विभिन्न होगा, बिल्कुल से अलग दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, उत्परिवर्तन प्रजनन क्या कहलाता है, ठीक है। ये तो उत्परिवर्तन के बारे में था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है। तो देखिए, उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से रसायनों के प्रयोगों अथवा विकिरण द्वारा प्रेरित किया जाता है, ठीक है। देखिए, उत्परिवर्तन को, ठीक है, जो उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से रसायनों द्वारा मतलब कि उसमें कुछ केमिकल्स डाल देते हैं, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल मिला देते हैं, अथवा विकिरण द्वारा प्रेरित किया जाता है। विकिरण मतलब, विकिरण एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, प्रकाश डाल के विकिरण द्वारा प्रेरित किया जाता है। सॉरी, ठीक है, खांसी आ रही थोड़ा सा, कि अब फिलहाल ठीक हो, ठीक है। विकिरण द्वारा प्रेरित किया जाता है तथा प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण वाले पादप का चयन करके प्रजनन कराया जाता है, ठीक है। प्रेरित किया जाता है तथा प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण वाले जनक को, ठीक है, जनक का चयन किया जाता है, ठीक है। वांछनीय लक्षण जिसमें सबसे अच्छे गुण आए हों, वांछनीय लक्षण के जनक का चयन किया जाता है और प्रजनन कराया जाता है, उसे ही चयन किया जाता है और फिर प्रजनन कराया जाता है, ठीक है। उसे ही उत्परिवर्तन प्रजनन कहते। देखो, उत्परिवर्तन प्रजनन, ऊपी, उत्तर प्रदेश, मैं किधर से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, तो समझ लो उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है, समझ में आया उत्परिवर्तन क्या होता है। कि जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है ना, उसी की नंबरिंग में कुछ हेरा फेरी हो जाती है, उसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है उत्परिवर्तन का, जैसे भिंडी में पीत मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इसकी जंगली प्रजाति से स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। भिंडी में पीत मोजेक वायरस, ठीक है, पीत मोजेक वायरस, भिंडी में पीत मोजेक वायरस, ठीक है। भिंडी में पीत मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता, वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इसकी जंगली मटर से, ठीक है, जंगली प्रजाति से, ठीक है, जो भिंडी की प्रजाति जंगल में रहती थी, ठीक है, तो इसकी जंगली प्रजाति से स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि जो भिंडी में पीत मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता नहीं थी,
ठीक है, हम भिंडी का पौधा लगाते थे, पीत मोजेक वायरस आके उसको खा जाता था, खराब हो जाता था पौधा। अब क्या हुआ कि हमने जंगली प्रजाति से क्या किया, उस लक्षण को निकाल लिया उत्परिवर्तन करके और इस भिंडी में डाल दिया। अब जब हमने यहां डाला तो यहां पर देखा कि पीत मोजेक वायरस के जो इसकी प्रतिरोधकता थी वो आ चुकी थी। ठीक है, ये हुआ। अब लिखेंगे, आपके एनसीईआरटी में इतना ही है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग कि उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वतः उत्परिवर्तन और दूसरा होता है प्रेरित उत्परिवर्तन। पहला हो गया आपका स्वतः उत्परिवर्तन और दूसरा हो गया बच्चे प्रेरित उत्परिवर्तन। ठीक है, स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है कि जो उत्परिवर्तन स्वतः हो जाए, प्राकृतिक रूप से परिवर्तन, ठीक है, जो उसको प्रकृति कर दे, या फिर ज्यादा तेज धूप रहे उससे ज्यादा परिवर्तन हो जाए, है ना, या फिर उसको कोई चोट लग जाए, या फिर मौसम खराब हो जाए, ठीक है, तापमान ज्यादा हो जाए, उससे जो उसको परिवर्तन होता है स्वतः परिवर्तन। और जो हम कृत्रिम रूप से परिवर्तन करते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन। डिफिनीशन क्या लिखोगे कि ये उत्परिवर्तन जो प्रकृति में कभी कभी अज्ञात कारणों से होता है स्वतः उत्परिवर्तन कहलाता है। अज्ञात कारण जैसे तापमान हो गई, किरणें हो गई आदि। ठीक है, स्वतः उत्परिवर्तन के नीचे बच्चे आप लिखेंगे समझने के लिए कि स्वतः उत्परिवर्तन अधिकांशतः जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। जो स्वतः उत्परिवर्तन होते हैं वो अधिकांशतः जीवों के लिए हानिकारक होते। क्यों? क्योंकि अपने मन से हुए, जान के तो इसको कराया नहीं कि अपने मन से हुए। ठीक है, लेकिन कोई कोई उत्परिवर्तन लाभदायक होता है। ऐसे लाभदायक उत्परिवर्तन को पादप प्रजनन के लिए चुन लिया जाता है और पादप प्रजनन करा करके उससे एक अच्छी जाति बना दी जाती है। ठीक है, और अच्छी जाति यानी कि उससे पैदावार अधिक हो। ठीक है, मानव जाति के लिए वो लाभकारी हो। अब आता है प्रेरित उत्परिवर्तन। देखिए, प्रेरित उत्परिवर्तन में कृत्रिम रूप से किसी कारक के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। प्रेरित उत्परिवर्तन, इस उत्परिवर्तन में कृत्रिम रूप से किसी कारक के मध्य प्रेरण उत्पन्न किया जाता है, प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो कारक होता है, फैक्टर होता है, उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए कारक को उत्परिवर्तन जन कहते हैं। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं? इस फैक्टर को उत्परिवर्तन जन कहते हैं। ठीक है, जो फैक्टर प्रेरित होता है उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन जन। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा और आप लोगों की जो नोट्स है आप लोग नोट्स में लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है उन्नति खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। क्या टॉपिक है? हेडिंग डालेंगे आप लोग, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए, खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम आपको बता दें उन्नति खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन यानी कि जो हम लोग खाते हैं, सब्जी लेकर खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चना खाते हैं, मूंग खाते हैं, मटर खाते हैं, हम कुछ ऐसी उन्नति किस्मों के पौधे को उत्पन्न करें जिसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स हो, खनिज लवण हो, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हो जो हमारे शरीर को मेंटेन कर सके, सुरक्षित कर सके। ठीक है, वैज्ञानिक क्या करते हैं? अब देखिए, सभी बच्चे अमीर तो होते नहीं, सभी लोग काजू और बादाम तो खा नहीं पाएंगे। ठीक है, सभी लोग काजू और बादाम तो खा नहीं पाएंगे। जो काजू और बादाम में जो न्यूट्रिशंस है, अगर वो गेहूं और चावल में न्यूट्रिशंस आ जाए तो क्या होगा? हम सभी लोग हिष्ट पुष्ट रहेंगे भाई, क्योंकि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की हालत पता है क्या होती है? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जिसकी वजह से मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है कि उसकी हालत क्या होती है। और मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे स्ट्रगल्स का इंटरफेस किया हूं और बहुत ढेर सारे स्ट्रगल्स ना, मैं भी बहुत ढेर सारी स्ट्रगल्स को झेल करके आगे निकला हूं। ठीक है, जिस स्थिति से मैं आज बाहर निकला हूं ना, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए ना लोगों को बहुत समय लग जाता है। ठीक है,
मेरी भी फाइनेंशियली स्थिति, घर की स्थिति अच्छी भी नहीं थी, ठीक है, और वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे बारे में, है ना, लेकिन ये है कि मेरी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया और बहुत कुछ ले गया, ठीक है। तो बच्चे देखिए, मैं टॉपिक से हट गया, ठीक है, सॉरी, है ना। क्या करें, मतलब अगर वो पुरानी बातें सोच लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं अंदर से दुख होने लगता है कि बताइए हम भी इतने मतलब गरीब घर से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो आज भी ना वो अंदर वो मिडिल क्लास फैमिली वाला जो भूत है ना, वो आज भी दौड़ता है, और आज भी है वो भूत मिडिल क्लास फैमिली का, क्योंकि भाई साहब हमने उस फैमिली से बिलोंग किया है, और हम उस फैमिली से जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं मेरे, मैं उनके दुख दर्द को समझ पा रहा हूं, ठीक है। अब इसीलिए मैं बता दूं, बायो अमन जो संस्था है, बायो अमन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इसीलिए हम यूट्यूब पर ले करके आए ऑनलाइन, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ जगह पर ऐसा होता है कि वहां पर टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं, और मैंने यूट्यूब पर देखा बायोलॉजी को बहुत घटिया तरीके से पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, किसी भी तरह से वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसका थोड़ी ना मतलब होता है। देखा प्रॉब्लम थी, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चे, मैं ये सॉरी टॉपिक से हट गया, चलो है ना। देखो, मेन मोटिव कहने का ये है कि सभी लोग काजू बादाम अंडा पनीर, ठीक है, सेब वेब नहीं खा सकते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली के घर में ये होता है कि जब लोग बीमार होते हैं ना, तभी उनको सेब खाने को मिलते हैं, ठीक है। जब लोग व्रत होते हैं ना, तभी उनको सेब या फल खाने को मिलते हैं, ठीक है। जब कभी कभार किसी का बर्थडे हुआ, ये वगैरह फंक्शंस हुए, तब जाकर उनको कभी काजू बादाम खाने को मिलेंगे। तो जो काजू बादाम सेब और फल में न्यूट्रिशंस है, अब वो न्यूट्रिशन हम साल भर में खा रहे हैं, हमको नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने नया तरीका खोज निकाला, और नए तरीके से खोज के ये निकाला कि देखिए, सामान्यतः व्यक्ति सब्जियां खाता है, बिल्कुल खाता है, सभी लोग, अमीर भी वही सब्जी खाता है, गरीब भी वही सब्जी खाता है, बस थोड़ा रेट का फर्क रहता है ना। बताइए, जो अंबानी है वो भी तो आलू की ही सब्जी खाता होगा, वो आलू को सोने का थोड़ी ना बना के खाता होगा कि मैं सोने का आलू खाऊंगा, है, वही आलू तो खाता है। बताइए जी, अंबानी के पास खेत थोड़ी ना है कि वो खेत में आलू उगा लेगा, अंबानी के पास कोई खेत थोड़ी ना है कि वो गेहूं खेत से उगा लेगा, वही गेहूं तो खाता है। वैज्ञानिकों ने नया तरीका निकाला कि जो लोग बेसिकली सामान्य चीजें खा रहे हैं, उनमें ही उनको न्यूट्रिशन दे दिया जाए, सब्जियों में, है ना, गेहूं में, चावल में, उनको भरपूर न्यूट्रिशन दे दो, ताकि उनकी बॉडी कभी डिसबैलेंस ना हो, बीमार वो लोग ना पड़े, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने ये चीज निकाला, और इसके लिए एक रेवोल्यूशन लाया गया, उन्नति खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, ठीक है, उन्नति खाद्य गुणवत्ता, यानी कि उनकी खाद्य गुणवत्ता में उन्नति की गई और बहुत उनमें सुधार किया गया। तो देखिए, अनाजों में लाइसिन व ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल की कमी होती है, ठीक है। चलिए, इसमें आप लोग, ये टोटल एनसीईआरटी है, ठीक है। देखिए, अनाजों में लाइसिन, ठीक है, व ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल की कमी होती है, ठीक है। तो इस चीज को वैज्ञानिकों ने दूर किया, और किस प्रकार दूर किया, ठीक है, अमीनो अम्ल की कमी होती है, और विटामिन ए, आयोडीन तथा जिंक का भी अभाव होता है, ठीक है, और विटामिन ए, आयोडीन तथा जिंक का भी अभाव होता है, ठीक है, तथा विटामिन ए और जिंक का भी अभाव होता है इसमें। अब क्या होता है कि सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में, अब इसके आगे आप लोग लिखेंगे, सन 2000 में मक्के की संकर प्रजाति विकसित की गई। किसकी? मक्के की संकर प्रजाति विकसित की गई, जिसमें
पहले की प्रजाति की तुलना में अमीनो एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन की दुगनी मात्रा विकसित की गई। जो पहले मक्का आता था उसमें लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, है ना, अमीनो अम्ल कम मात्रा में पाया गया, लेकिन 2000 में पादप प्रजनन के अंतर्गत मक्के की एक ऐसी प्रजाति को विकसित किया गया जिसमें लाइसिन, ठीक है, किसकी प्रजाति? मक्के की, जिसमें लाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोसिन, अमीनो अम्ल की दुगनी मात्रा पाई गई, ठीक है, दुगनी मात्रा विकसित हुई। अब देखिए, चावल की ऐसी प्रजाति को तैयार किया गया जिसमें इसकी सामान्य प्रजाति की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा आयरन मिला, ठीक है, किसकी? चावल की एक प्रजाति को तैयार किया जिसमें सामान्य चावल की गुना के ज्यादा, उसमें 5 गुना ज्यादा आयरन मिला। अगर आप लोग ये वाला चावल खाएंगे ऐसा होगा तो इसमें आयरन इतना होगा, और अगर एक चावल खाएंगे तो आयरन एक इतना होगा, ठीक है, सिंपल चावल, और ये पादप प्रजनन के द्वारा उत्पन्न चावल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, ठीक है, इस चीज को लिख लेना, ये बहुत याद है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है, बताओगे दिल्ली में, ठीक है, चल बेटा दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सॉरी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों ने अनेक सब्जियों का उत्पादन किया है, ठीक है, संस्था वैज्ञानिकों ने अनेक बायोफर्टिफाइड, ठीक है, बायोफोर्टिफाइड सब्जियों का उत्पादन किया है, बायोफोर्टिफाइड सब्जियों का उत्पादन किया है। बायोफोर्टिफाइड सब्जियों का उत्पादन किया है जिसमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है, जिसमें विटामिन तथा खनिज, जिसमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है, जिसमें जो विटामिन होते हैं और खनिज होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब जैसे ले लीजिए, जैसे विटामिन ए है आपका, ठीक है, इन्होंने ऐसी सब्जियां बनाई कि जिसमें विटामिन ए बहुत प्रचुर मात्रा में हो, अच्छी मात्रा में, और वो सब्जी हो गई जैसे गाजर हो गया, पालक हो गया, कद्दू हो गया, ठीक है, इन्होंने ऐसा गाजर बनाया, ऐसा पालक बनाया, ऐसा हमारा कद्दू बनाया, ठीक है, कद्दू राजा। एक टॉपिक तो 3-4 में कद्दू जी की चली बारात, है ना, हुई बतासों की बरसात, है ना, आलू गोभी बैगन मटर टमाटर होके सब तैयार, है ना, इसी गाना था ना, है ना, बचपन में बहुत गाया करते थे यार, है ना। विटामिन ए, ठीक है, ऐसा बनाया। अब आया विटामिन सी, जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा हो गया आपका करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर, है ना, करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर, ठीक है, एक ऐसा भी बनाया जिसमें करेला, बथुआ, सरसों और टमाटर की प्रचुर मात्रा विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाए और इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाए। ऐसी सब्जियां ना, बायोफोर्टिफाइड सब्जियां बनाया वैज्ञानिकों ने। कौन वैज्ञानिकों ने? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। अब देखिए, इनमें आयरन और कैल्शियम की भी मात्रा पाई गई, ठीक है, इनमें आयरन व कैल्शियम की, आयरन और कैल्शियम की, जो हमारा बथुआ है और पालक है, ठीक है, ऐसी सब्जियां भी बनाए जो बथुआ तथा पालक में आयरन और कैल्शियम की भी प्रचुर मात्रा पाई गई, ठीक है, आयरन और कैल्शियम की भी अच्छी खासी मात्रा पाई गई। फिर आता है मटर, लबलब, फ्रेंच, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है। अब ये हो गया प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, प्रचुर मतलब कि अच्छी खासी, ठीक है, ठीक ठाक, वो हो गया हमारा मटर हो गया, लबलब हो गया, ये सब सब्जी है, ठीक है, लबलब हो गया, फिर फ्रेंच हो गया,
इनमें क्या हुआ, इनमें प्रोटीन की उचित मात्रा पाई गई, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई गई। इनको सभी भारतीय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, याद रखना, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में स्थित है ना, दिल्ली भी बोल सकते हैं, नई दिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब नई दिल्ली बोल दो, ठीक है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, अब वो दिल्ली नई दिल्ली में कन्वर्ट हो गए, ठीक है है ना। ये हुआ आपका खाद्य उन्नति, खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, यानी कि हम ऐसे खाद्य पदार्थों का, है ना, ऐसी सब्जियों का, ऐसे फलों का निर्माण करते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ ना, खनिज लवण खाद्य पदार्थ भर भर के हो, ऐसे निर्माण करते, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे और पढ़ते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो देखिए अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होगे और बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ रहे होगे, ठीक है। देखो हरित क्रांति के बारे में आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि देखिए पादप प्रजनन में, पादप प्रजनन से जो नई किस्में तैयार की गई ना, उन तैयार किस्मों को लोगों को बताया गया, लोगों को दिया गया, ठीक है, खेतों में उन चीज का उत्पादन किया गया और उनके उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। हरित क्रांति का क्या मतलब होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, जो पौधे होते हैं ग्रीन होते हैं, हरे हरे होते हैं, इसलिए हरित क्रांति को लाया गया, ठीक है। जैसे एक बीघे में हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो गेहूं और चावल की फसलों पर हरित क्रांति को लाया गया, ठीक है। किसकी फसलों पर बेटा, गेहूं और चावल की फसलों पर मेनली हरित क्रांति को लाया गया, ठीक है। देखो हरित क्रांति क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, इन फसलों को लोगों को दिया गया, लोगों को बताया गया, लोगों को समझाया गया, फिर उसकी पैदावार को बढ़ाया गया। जब पादप प्रजनन से, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे पौधे विकसित किए जिनकी पैदावार अधिक थी। पहले कोई किसान है एक बीघे में 5 क्विंटल गेहूं पैदा करता था, लेकिन अब प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से एक ऐसा पौधा उसको दिया गया जो वो एक बीघे में 15 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहा है। बताइए 10 क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। तो ऐसे पौधों को तैयार किया गया और लोगों को बताया गया, लोगों को दिया गया, यही है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि पैदावार में बढ़ोतरी हुई, आय का एक विकास हुआ, ठीक है, यही है बच्चे ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें के जो की पॉइंट्स है उसको मैं लिख दूंगा और बाकी चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोले दे रहा हूं। देखिए पादप प्रजनन के उपयोग से सन 1960 से 1970 में कृषि वैज्ञानिक विश्व भर में हरित क्रांति को लाने में संभव हो सके, ठीक है। हरित क्रांति पूछा जाए कब, तो 1960 से 1970, ठीक है, 1960 से 1970 के बीच कृषि वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति को लाया, पूरे विश्व भर में लाने में सक्षम रहे। यह कृषि उत्पादों की अधिकतम पैदावार, विशिष्ट रूप से गेहूं और चावल, ठीक है, ये हरित क्रांति विशिष्ट रूप से अधिकतम पैदावार, ठीक है, जिनकी इसमें अधिकतम पैदावार होती है, ठीक है, अधिकतम पैदावार किसकी, गेहूं और चावल की, ठीक है बच्चे, अधिकतम पैदावार गेहूं और चावल के हिसाब से इस चीज को लाया गया। अब देखिए कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व हरित क्रांति के जनक जिन्होंने विश्व में रह करके काम किया, ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक, ठीक है। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर N.I. बोरलॉग, ठीक है, डॉक्टर N.I. बोरलॉग, ये देख लेना, ठीक है। डॉक्टर N.I. बोरलॉग है विश्व के
हरित क्रांति के जनक। ठीक है, कौन है? डॉक्टर NI बोरलॉग या फिर बोरलॉग के नाम से हम लोग जानते हैं। और इनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इनको क्या मिला? 1970 में, देखो क्या लिख दिया मैं, है ना, 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कि चाचा जो थे ना, ये शांति का परचम लहरा रहे थे, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब बच्चे आगे देखते हैं कि ये तो हो गए विश्व में, और हमारे इंडिया के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी चीजों को ध्यान से सुनना और लोगों को बताना। डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर NI बोरलॉग दोनों लोग मिलकर ना गेहूं की छोटी किस्म की जो उत्पन्न होते पौधे उन पर रिसर्च किया। ठीक है, और उनको अच्छी प्रजाति के, अच्छी किस्म के पौधे लाए गए। ठीक है, तो याद रखना डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर E बोरलॉग। ठीक है, अब देखिए भारत में हरित क्रांति के बारे में क्या हुआ। ठीक है, ये तो हुआ पूरे विश्व में। अब देखते हैं भारत में हरित क्रांति। देखिए भारत में हरित क्रांति के लिए, ठीक है, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन ली गई और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में लोग अनुसंधान संस्था का निर्माण किया गया, लोगों को बताया गया, वैज्ञानिक इस पर रुचि लेने लगे, लोग इस पर पढ़ने लगे, लोग इस पर जागरूक होने लगे। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे इसमें कि भारत में भारत सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, कृषि को लेकर के, पशुपालन को, मछली पालन को लेकर के, ठीक है, इन क्षेत्रों में कृषि मंत्रालय के अधीन सन 1973 में एक कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग में लगातार बदलाव होते आ रहे हैं। इस विभाग द्वारा कृषि से संबंधित सरकारी सहायता, सेवा और संपर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, अगर कृषि में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ उपलब्ध करवाया गया। अब देखते हैं कि भारत के कृषि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक किसको कहा गया बच्चे? तो भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS, किसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने E बोरलॉग के साथ मिलकर के काम किया था। ठीक है, यानी कि ये इंडिया के होकर के E बोरलॉग के साथ मिलकर के काम किए थे। सोचिए कितना बड़ा नाम है। हमारा इंडिया किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, इंडियंस बहुत आगे हैं। ठीक है, चले अब लिखेंगे कि भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकतर आबादी है ना, अधिकतर जो जनसंख्या है, अधिकतर पॉपुलेशन है, वो कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे इंडिया के कई कई स्टेट से देख रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं जो मुझको शहर से देख रहे हैं। ठीक है, जो शहर में रहते हैं, और कुछ बच्चे हैं रूरल एरिया से देख रहे हैं, गाँव से देख रहे हैं। जो बच्चे गाँव से देख रहे हैं उनको पता है कि पूरा गाँव ना खेती पर डिपेंड रहता है। ठीक है, खेती पर डिपेंड रहता है, खेत में काम करेगा, उसी से पैसा आएगा, उसी से सब्जी खरीदेगा, है ना। कभी कभी कुछ गांव के लोगों की ऐसी हालात हो जाती है खेतों में, जब कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाता है, तो उन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं रहता है ना, दुख होता है। लेकिन हम लोग फ्यूचर में कुछ करेंगे, है ना, उन लोगों के लिए भी। ठीक है, अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जब आप लोग कमाए धमाएंगे, ठीक है, हम लोग एक NGO चलाएंगे। ठीक है, लोगों की सहायता करेंगे, फिर आप लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है सभी बच्चे, चलिए अब आप लोग लिखेंगे आगे। अब खो ना जाना कि बस हाँ खो गए हैं, फ्यूचर सही से पढ़ो, नहीं बहुत पीटे जाओगे। चलो लिखो आगे, आगे लिखो बच्चे। ठीक है, लिखो हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं व चावल की अनेक उच्च उत्पादन वाली किस्मों को विकास किया गया, पादप प्रजनन तकनीक द्वारा किया गया। ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं व चावल की अनेक उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास पादप प्रजनन द्वारा किया गया, जिसके कारण खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। बच्चे पादप प्रजनन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत याद रखना, पादप प्रजनन, लिख लेना इसको। ठीक है, देखो मैं कैमरा के सामने इसको दिखा देता हूँ, लिख लेना। ठीक है, ये देखो
ये स्लाइड है, ठीक है, इसको मैं खुद लिखा हूँ, तो जूम करिए। हाँ ठीक है। ये देखो, ये जो किस्में है ना, इनको लिख लेंगे सभी बच्चे। सर इसमें जूम का होगा, एक बार देखिए, कुछ क्लियर नहीं आ रहा, एक सेकंड। हाँ देखो, ये जो किस्में है ना, इनको आप सभी लोग लिख लेंगे, ये किस्मों को, ठीक है। ये किस्में जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, ये सभी बच्चे वो किस्मों को लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। जो अभी मैं आप लोगों को स्लाइड दिखाया हूँ, स्लाइड को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की अधिकतर पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड होती है, ठीक है, उसी से खाना रहना सब कुछ उसी में होता है, ठीक है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे पौधे को इजाद किया, ऐसे पौधे को जन्म दिया, जिसके कारण से वो उनमें जो पैदावार है वो अच्छी हो जाए। जब उनमें पैदावार बेटा अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों का घर अच्छा हो जाएगा, है ना, पक्का घर अच्छा हो जाएगा, किसान भी अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलने लगेगा। आपको पता है कि किसान ही सबका पेट भरता है, ठीक है। आज मैं अपने स्टूडियो में हूँ, मेरा स्टूडियो नहीं मुझे खाना बना के देता है ना, मेरा स्टूडियो में नहीं कहीं खेत बना है वहां से सब्जी फल उगता है, किसान ही ला करके देता है। इसलिए सबसे पहली जो इज्जत है ना, वो किसान की करनी चाहिए, क्योंकि किसान पेट भरता है। और दूसरी इज्जत आर्मी की करनी चाहिए, जो हमारे देश की सेवा करती है। यही दो लोग ही असली सम्मान के हकदार हैं, असली सम्मान के हकदार हैं, ठीक है, और कोई नहीं है। नेता वेता तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, अनपढ़ गंवार होते हैं। सबको नहीं कहता हूं, ठीक है, लेकिन कुछ तो है ना। बड़ा मतलब दुविधा वाली बात हो जाती है अगर राजनीति की बात कर लो तो। इसलिए मैं कभी भी, आप लोग देखे होंगे, मैं कभी भी लेक्चर में भी राजनीति की बात नहीं करता हूँ। और बच्चे सब बात करो, राजनीति मत करो यार, बड़ी कमीनी चीज होती है राजनीति। जो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाता ना, वही राजनीति करने जाता है, यहाँ से वहां से। राजनीति करो, अच्छी करो, ठीक है। एक रेवोल्यूशन लाओ एक सेक्टर में, राजनीति करता है। मैं राजनीति में पता है, मैं तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन राजनीति का जो वैज्ञानिक है ना, उसको जानता हूं। दिल्ली का जो शासन जो चला रहा है अरविंद केजरीवाल, उसको जानता हूं। उसका जो माइंड ब्लोइंग सेटअप है ना, उसको समझता हूं। क्या गजब का वो सरकार चलाता है, क्या गजब की सड़कें, क्या गजब की फैसिलिटी, क्या गजब के डॉक्टर्स, अरे वाओ अमेजिंग। उसका माइंड सेट अच्छा है, ठीक है। और बाकी कुछ मैं नहीं जानता, मैं किसी भी राजनीति के है ना उसमें फेवर में नहीं हूँ बच्चे, ठीक है। आई एम एजुकेटर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ बिजनेस कोच, है ना। मैं लोगों के साथ घुल मिलकर उनको ऊंचाइयों तक ले जाना ही मेरा काम है, ठीक है, लोगों को सफल बनाना, ठीक है। चलिए लेक्चर देखते हैं कि हरित क्रांति के अंतर्गत आपको पता है कि गेहूं और चावल की अधिक पैदावार की गई। इनकी उन्नति जातियां होती है, जैसे अभी आप लोग स्लाइड में देखें कि गेहूं की उन्नति जातियां हो गई कल्याण सोना, शारवती सोनारा, सोनारा 64, सोनालिका S308, ठीक है। मक्का की उन्नति जाति हो गई जैसे शक्ति, गंगा 5, गंगा 101, अंबर, ठीक है। धान की उन्नति जाति जो साबरमती, पद्मा, रत्ना आदि। गन्ना की उन्नति जाति है सेकेरम बारवेरी और सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। सेकेरम बारवेरी और सेकेरम ऑफिसिनेरम। इस स्लाइड में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, गन्ना की उन्नति जाति। ये शायद एक बार नीट वगैरह में पूछ चुका है, ठीक है, एक बार नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, ये एक बार एक क्वेश्चन नीट में आया है। नेक्स्ट आता है चना की जाति। चना की जाति हो गई आपकी पूसा, पन्ना, है ना, पूसा 240, पन्ना 11-4 आदि। सरसों की उच्च उत्पादकता वाली किस्में हो गई आपकी दुर्गा, पूसा 40, गौरव। ये क्या हुई, ये हुई आपकी उच्च उत्पादकता वाली फसलें, जिनका जो प्रोडक्शन है ना, लगाओ थोड़ा सा कमाओ ज्यादा सा, वो वाली फसलें। लेकिन आज का जो भारत का जो किसान है ना, वो इतना गरीब है कि इन महंगे पदार्थों को, महंगे दाने को, जो पादप प्रजनन टेक्नोलॉजी से बिल्ड की गई हैं, इन फसलों के बीज को वो खरीद ही नहीं पाता है, क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं, ये महंगे होते हैं। लेकिन किसान की मेंटालिटी पहले वाली है, ठीक है, वही पुराना वो डाल के उत्पादन कर लेता है, फिर उसको बेच देता है बस, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद ना, अगर इंडिया का किसान सुधर जाए,
सही से काम करने लगे तो वास्तव में बहुत आगे तक जाए, ठीक है। लेकिन क्या करें, किसानों के पास गरीबी है ना, किसानों के पास गरीबी है, बेचारा मर मर के 4 पैसे कमाता है, 50 रुपए का टैक्स भरता है ना, जेन्युइन बात कर रहा हूँ, 50 रुपए नहीं, टैक्स भरता है, ये करता है वो करता है, उसी के ऊपर सभी लोग जाके हड़स दिखाते हैं, हवस दिखाते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, है ना। तो ये सब चीजें बेटा जब हम लोग नहीं बदलेंगे, ठीक है, जब आप और हम दोनों लोग में विकास नहीं होगा तो हम लोग क्या किसी तीसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें विकास होगा। तो बच्चे यदि दुनिया को बदलना है, यदि सपना है आप लोगों का कि दुनिया को बदलना है, तो दुनिया के हिसाब से आपको चलना होगा, ठीक है, दुनिया के हिसाब से चलना होगा, दुनिया के सभी लोगों को जानना होगा, समझना होगा कि लोग किस तरह काम करते हैं, लोगों की मेंटालिटी क्या है, ठीक है। और मेरा सपना है पूरी दुनिया को बदलना, ठीक है, पूरे एक एजुकेटेड समाज की ना आर्मी तैयार करना, अपने साथ लाखों परिंदों को लेकर के चलना, बायो अमन, ठीक है, इट्स अ ब्रांड, ठीक है। तो चलो आज आप लोग बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है, अब आज तुम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, इसी तरह मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, और जोश बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए बायो अमन मोटिवेशन को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।